दोस्तों, वैसे तो इंडिया में कई यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूनिकॉर्न की इस लिस्ट में कुछ फैंटेसी गेमिंग कंपनियां भी शुमार हैं और उन्हीं की बदौलत आज इंडिया की फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट 2,500 करोड़ रुपए की है, जो आने वाले 2 सालों में 5,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। असल में इंडिया के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत एक ऐसी कंपनी ने की थी जो देश की पहली फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है। हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 की, जिसे आपने खेला भले ना हो, लेकिन इसका नाम तो जरूर सुना होगा। अब सवाल यह है कि जो इंडस्ट्री या जो मार्केट इंडिया में मौजूद ही नहीं था, उसमें ड्रीम 11 इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस ड्रीम 11 पर सट्टेबाजों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कोर्ट तक घसीटा गया, आज उसी कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन तक कैसे पहुंच गई। क्या इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज रही और क्यों एक बार खेलने के बाद लोग इसे छोड़ नहीं पाते। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। असल में दोस्तों, ड्रीम 11 के आइडिया की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब हर्ष जैन अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से वापस लौटे थे। उस समय अमेरिका में फैंटेसी लीग्स काफी ज्यादा कॉमन हुआ करती थी और हर्ष व उनके दोस्त और को-फाउंडर भवित सेठ भी फुटबॉल फैंटेसी लीग के बहुत बड़े फैन थे। इंडिया में आने पर उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों को क्रिकेट मैच देखने का काफी शौक है और वो न सिर्फ क्रिकेट से इमोशनली जुड़े हुए हैं, बल्कि गेम से रिलेटेड अपनी नॉलेज का काफी शो ऑफ भी करते हैं। मैच देखते वक्त वो अक्सर कहते हैं कि विराट अगर खेलता है तो अच्छा स्कोर करता है, पांड्या को ऐसे खेलना चाहिए था, या फिर इस मैच की पिच ऐसी है, या फिर ये स्टेडियम ऐसा है, या फिर यहाँ सचिन अच्छा करता है, या फिर यहाँ पे धोनी अच्छा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग आपस में बातें करते हैं। या फिर मैच जीतने के लिए टीम में इस प्लेयर को लेना चाहिए था, कप्तान ने गलती कर दी इस प्लेयर को लेके, अब ये देखो आउट हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला। बस यहीं से हर्ष के मन में ड्रीम 11 का आइडिया है। उस समय इंडिया में इस तरह के फैंटेसी लीग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ऐसे में ड्रीम 11 आज जिस ऊंचाइयों पर है, वहां तक पहुंचने में इसे बहुत टाइम लग गया। दरअसल शुरुआत में ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं था जैसा कि आज है। पहले ड्रीम 11 एडवर्टाइजमेंट बेसिस पर अपना रेवेन्यू जनरेट करता था, यानी कि तब इसे खेलने के लिए लोगों को अपने खुद के पैसे नहीं लगाने पड़ते थे। लेकिन इस बिजनेस मॉडल से कंपनी को कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था और 2012 आते आते हर्ष को भी ये बात समझ में आ गई कि एड्स के थ्रू उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने यूजर्स को लीग में उनका खुद का पैसा लगाना अलाउ कर दिया और इसके बाद फिर ड्रीम 11 ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब ड्रीम 11 के अगर बिजनेस मॉडल और फंक्शनिंग की बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे कई स्पोर्ट्स में अपनी अपनी फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं और अपनी उस टीम का कंपटीशन दूसरे यूजर्स की बनाई गई टीम के साथ में करवाते हैं और इसमें हर प्लेयर को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिसकी टीम में बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं वो यूजर्स गेम जीत जाते हैं। खेलने के लिए ड्रीम 11 में स्मॉल, मेगा, ग्रैंड और प्राइवेट सभी तरह की लीग मौजूद हैं, तो यूजर्स अपने हिसाब से किसी भी लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे प्राइवेट हो या पब्लिक, हर तरह की लीग में ड्रीम 11 मिनिमम 20% तक का कमीशन रखता है और यही 20% उनकी अर्निंग का वन एंड ओनली सोर्स है। आमतौर पर मेगा और ग्रैंड लीग में एंट्री फीस सिर्फ 50 रुपए तक रखी जाती है, जिसके चलते लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी प्राइज मनी करोड़ों रुपए में होती है। यानी कि ड्रीम 11 में सिर्फ एक ग्रैंड लीग जीतकर आप करोड़पति बन सकते हैं। सिंपल है ना, 50 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ। अब वैसे ये फी तो काफी मिनिमल है, लेकिन इसी मिनिमल फी के दम पर ड्रीम 11 IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट को स्पॉन्सर तक कर चुका है। यहाँ तक कि FY 2021-2022 में कंपनी ने 141.97 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। वैसे देखा जाए तो ये मिनिमल अमाउंट ऑफ फी कंपनी के फेवर में ही काम करती है। दरअसल ड्रीम 11 पर कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे भी हैं जिनकी एंट्री सिर्फ 20 रुपए से शुरू होती है, यानी इतना कम अमाउंट कि कोई बच्चा भी इसमें खेल सकता है। बस इसी 20-50 जैसे कम अमाउंट की वजह से ज्यादा लोग इसे खेलने के लिए इंस्पायर होते रहते हैं और उनके यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हारने पर भी इसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाता है, लेकिन आगे जीतने के बाद उन्हें होने वाले प्रॉफिट की उम्मीद काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अभी जो 50 वाला कॉन्टेस्ट खेल रहा है वो आगे चलकर 500 वाला भी खेल ही लेगा। अगर आपने कभी ड्रीम 11 का एड देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें यह डिस्क्लेमर भी आता है कि इसकी आदत लग सकती है, इसीलिए इसे अपने रिस्क पर ही खेलें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्रीम 11 पर आप चाहे जीते या हारें, आप एडिक्टिव तो हो ही जाएंगे ना, ये बात तय है, क्योंकि ये गेम किसी गेमिंग लीग का नहीं बल्कि आपकी ईगो का गेम है। मान लीजिए आपने एक लीग में पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाह
मैंने क्या टीम बनाई थी, मुझे सब कुछ आता है, मैं और जीत सकता हूँ। आपको गेम की अच्छी खासी नॉलेज है, आपको ऐसा लगेगा, आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और आप अगला गेम खेलने के लिए मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो आप क्विट नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे एक चैलेंज की तरह देखेंगे और सोचेंगे कि अगली बार आप जरूर जीतेंगे और खुद को प्रूव कर देंगे कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूं। इन दोनों ही केसेस में फायदा किसका होता है? कंपनी का होता है, क्योंकि उसे तो यूजर्स से मतलब है और यूजर्स के द्वारा लगाए गए पैसों से मतलब है। लेकिन फिर भी मन में सवाल ये उठता है कि जब इंडिया में सट्टेबाजी को क्राइम कंसिडर किया जाता है और ये पूरी तरह से बैन है, तो फिर ड्रीम 11 को बैन क्यों नहीं किया गया? वेल, ऐसे सवाल आपसे भी पहले कई लोगों के मन में आए थे। इनफैक्ट ड्रीम 11 के ऊपर कई सारे केसेस भी हुए, लेकिन जब हाई कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा तो कोर्ट का फैसला ड्रीम 11 के पक्ष में आया। दलील ये थी कि सट्टा वो होता है जो गेम ऑफ चांस हो, जबकि ड्रीम 11 चांस नहीं बल्कि स्किल का खेल है। ड्रीम 11 का कहना था कि सट्टे में लोग किसी भी एक टीम या फिर प्लेयर पर पैसा लगाते हैं और फिर जो टीम जीती है उसके आधार पर पैसा लगाने वाला व्यक्ति हारता या जीतता है। लेकिन ड्रीम 11 में आप रियल लाइफ मैचेस में वर्चुअल टीम की परफॉर्मेंस पर बेट करते हैं। इसमें आप किसी पर्टिकुलर टीम पर बेट नहीं करते हैं, बल्कि आपको दोनों ही टीम से प्लेयर्स चूज करने होते हैं। जैसे आईपीएल में सीएसके और मुंबई इंडियंस का मैच है, तो आप किसी एक टीम के 7 प्लेयर से ज्यादा नहीं ले सकते और दूसरी टीम के मिनिमम 4 प्लेयर्स आपको लेने ही होते हैं। और फिर जो प्लेयर आपने चूज किए हैं वो रियल मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पर विनर डिसाइड किया जाता है। अब प्लेयर आप रैंडमली तो चूज नहीं करते ना, आप देखते हैं कि पिछले खेले गए मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। यानी कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम से रिलेटेड आपकी स्किल पर बेस्ड है। आप अपनी नॉलेज के आधार पर टीम बनाते हैं और उसी बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि आप जीतेंगे या फिर हारेंगे या फिर आपकी टीम कैसी परफॉर्म करेगी, और इसीलिए इसे सट्टा नहीं माना गया। इस कोर्ट केस के बाद से कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में भी कुछ ऐसे चेंजेस किए जिससे यह दिखाया गया कि ड्रीम 11 लक नहीं बल्कि दिमाग का गेम है। और आपको इनकी वो टैगलाइन तो याद ही होगी, खेलो दिमाग से। खैर, अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो आखिरकार बढ़ी कैसे, और ये देश की पहली फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कैसे बनी। दरअसल 2012 में न्यू मॉडल लॉन्च होने के बाद 2014 तक इसके 10 लाख यूजर्स हो गए थे और ये संख्या 2016 में बढ़कर 20 लाख यूजर्स तक पहुंच गई। फिर अगले 2 साल के अंदर 2018 में ये यूजर्स बढ़कर 4.5 करोड़ पर पहुंच गए और अपने इसी यूजर बेस की बदौलत 2019 में कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी देश में इंटरनेट क्रांति आने के बाद से कंपनी ने मैसिव ग्रोथ हासिल की। और अभी फिलहाल की बात करें तो इस समय ड्रीम 11 के पास 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो आने वाले टाइम में घटने की जगह सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि इनके एडिक्टिव नेचर की वजह से यूजर्स के कम होने का कोई चांस है ही नहीं। तभी तो शुरुआत से ही इन्वेस्टर्स को इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट ही नजर आया और इसीलिए इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से गूगल ने भी अपनी सालों से चली आ रही पॉलिसी में चेंज की और अब आपको ड्रीम 11 और उनकी जैसी दूसरी एप्स गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। लेकिन इतनी सफलता और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी ड्रीम 11 को लेकर लोगों में दो तरह के थॉट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर उन्हें क्रिकेट की नॉलेज है और अपनी नॉलेज और स्किल का यूज करके वो इस गेम से पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें गलत ही क्या है, अच्छी बात है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये काफी एडिक्टिव है और इसीलिए यंगस्टर्स का वैल्यूएबल टाइम इसमें वेस्ट होता है। वैसे आप ड्रीम 11 के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।